नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हरियाणा में पानीपत नाम का एक शहर है। इसी शहर में जीटी रोड पर स्थित एक मंदिर है जिसे लोग गौशाला मंदिर के नाम से जानते हैं। 5 सितंबर 2017 की तारीख थी। शाम का समय था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। मंदिर के द्वार को बंद करने का समय भी करीब आ रहा था। इसी समय एक शख्स गौशाला मंदिर में आते हैं। यह शायद मंदिर को बंद करने के लिए आए थे। मंदिर के प्रांगण में एक कमरा बनाया गया था ताकि पुजारी वगैरह जो भी मंदिर की देखभाल कर रहे हैं वह इस कमरे में आकर आराम कर सकें। वो शख्स सबसे पहले इसी कमरे को बंद करने के लिए आते हैं। आमतौर पर जैसा होता है, कोई कमरा बंद करना हो तो सबसे पहले कमरे के अंदर जाकर देखते हैं कि सारा सामान ठीक से रखा या नहीं, लाइट वगैरह बंद है या नहीं। ऐसे ही एक शख्स भी उस कमरे को खोलते हैं। जैसे ही इन्होंने खोला, इनके रोंगटे खड़े हो गए। सामने किसी का शव पड़ा हुआ था। शरीर की बनावट से किसी लड़की का शव है। चेहरे से भी पहचान सकते थे, लेकिन इनका चेहरा किसी तेजाब जैसे पदार्थ से जला हुआ था। तो आखिर कौन है वह लड़की और उसे किसने मारा और क्यों मारा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते। तो फ़ौरन इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। इन लोगों ने भी सबको देखा, क्योंकि पुलिस का इस तरह के केसों से डील होता रहता है। इसलिए ये लोग समझ गए कि कातिल ने चेहरा बिगाड़ा है ताकि सबकी पहचान न कर सके। इसी वजह से इन्हें यह भी उम्मीद कम थी कि सबके पास से इसकी पहचान लायक कोई चीज़ मिल सकती है। फिर भी ये लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबके आसपास छानबीन करते हैं। पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन्हें मौका बादात से एक मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और एक कॉलेज का ID कार्ड बरामद होता है। आधार कार्ड से पता चलता है कि लड़की का नाम ज्योति है और पानीपत के बराना गांव की रहने वाली है। कॉलेज की ID कार्ड पर भी ज्योति का नाम लिखा हुआ था। यह आर्य कॉलेज में BA की 3rd ईयर की छात्रा थी। फिर पुलिस ज्योति के घर पर कॉल करती है। उधर ज्योति के घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि यह सुबह 9 बजे कॉलेज गई थी, लेकिन अब शाम हो चुका था, यह घर नहीं आई। घर वालों में से किसी ने पुलिस से फ़ोन पर बात की। पुलिस उनको बताती है कि गौशाला मंदिर में एक लड़की का शव मिला है। उसके पास से ही हमें ज्योति नाम की लड़की के ID कार्ड और मोबाइल भी मिले हैं। ज्योति के घर वाले तो पहले ही परेशान थे। वह तुरंत अपने गांव से कुछ लोगों के साथ लेकर पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। लड़की का चेहरा तो पहचानने लायक था नहीं, लेकिन कपड़ों और मिली हुई चीज़ों से घर वाले बोले कि इनकी बेटी ज्योति है। अब सबका रोना पीटना शुरू हो गया। पुलिस को भी संतुष्टि मिली कि चलो सबकी पहचान तो हो गई है। इसके बाद इसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। पानीपत के चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में ज्योति के कत्ल का केस दर्ज किया जाता है। पुलिस ने पहले ही सबकी फ़ोटो खींच ली थी ताकि इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाए। अगले दिन यानी 6 सितंबर को सबका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद सबको ज्योति के परिजनों को सौंप दिया गया। फिर घर वाले ज्योति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी बीच ज्योति केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस को पता चला कि सिटी पुलिस में 5 सितंबर को एक मिसिंग केस भी दर्ज हुआ। गायब होने वाली एक लड़की है सिमरन। इसके पिता ने कल शाम को केस दर्ज करवाया था। यानी पानीपत के राजनगर इलाके के रहने वाले हैं। ज्योति के घर वालों की तरह सिमरन के पिता का भी कहना था कि इनकी बेटी 5 सितंबर की सुबह 9 बजे SD कॉलेज पढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी है। यह SD कॉलेज में BA 2nd ईयर की छात्रा थी, क्योंकि यह दोनों लड़कियां अपने अपने कॉलेज जाने के बाद गायब हुई थीं। इसलिए पुलिस सबसे पहले ज्योति के कॉलेज जाती। यहाँ ज्योति के क्लासमेट से, इसके दोस्तों से, इसकी कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ किया जाता। पुलिस को पता चला कि ज्योति वैसे तो हर रोज़ कॉलेज आई थी, पिछले 3 दिन भी आई थी, लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं की। 5 सितंबर को भी कॉलेज आई थी, लेकिन यह 11 बजे तक ही यहाँ पर रही। फिर यह कहीं चली गई। यह कहाँ गई किसी को नहीं पता। पूछताछ के दौरान जब ज्योति की कॉलेज में सिमरन के गायब होने का जिक्र हुआ तो ज्योति के दोस्तों ने बताया कि सिमरन ज्योति की अच्छी दोस्त थी। अब 2 दोस्त 5 सितंबर से गायब। इनमें से एक का शव उसी दिन मिल गया है और दूसरी अभी भी लापता है। आखिर चल क्या रहा है, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज्योति की कॉलेज में पूछताछ करने के बाद सिमरन के कॉलेज जाया जाता है। यहाँ सिमरन के दोस्तों ने बोला कि 12 बजे तक ही कॉलेज में रही, फिर यह कहीं चली गई। गौर करने वाली बात थी कि ज्योति ने भी इसी समय अपना कॉलेज छोड़ा था, क्योंकि यह दोनों दोस्त थे और जिस तरह का सिचुएशन था, अगर कहीं गई भी होती तो साथ में गई होगी। जितना भी दोस्तों को पता था वो लोग बताते हैं। यह 6 सितंबर की तारीख चल रही थी। सिमरन के घर वालों को पता चला कि इनकी बेटी की एक दोस्त थी जिसका नाम था ज्योति। 5 सितंबर को ज्योति का शव मिला है। चेहरा एसिड से बिगड़ गया था। इन सभी बातों से सिमरन के घर वालों की चिंता और भी बढ़ने लगी। इनके मन में अपनी बेटी के लिए बुरे ख्याल आने लगे, लेकिन जैसे तैसे यह खुद को तसल्ली दे रहे थे और भगवान से मन्नत कर रहे थे कि भगवान ऐसा ना हो। धीरे धीरे पानीपत में दोनों लड़कियों की सारी चीज़ फैलने लगी। न्यूज़ चैनल भी इस न्यूज़ को कवर करने लगे।
लोगों को पता चलने लगा कि पानीपत में 2 लड़कियों के साथ यह सब कुछ हो गया। सिमरन को लापता हुए अब तक 48 घंटे बीत चुके थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। सिमरन के घर वाले ज्योति की खबर सुनकर टूट रहे थे। उधर ज्योति के घर वाले भी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके न्याय की मांग कर रहे थे। इनको नहीं पता था कि आखिर इनकी बेटी के साथ वह दरिंदगी क्यों की गई है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। उसे तभी न्याय मिलेगा जब उसके कातिलों का भी वही हाल होगा। सिमरन के पिता लगातार सिटी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। पुलिस से अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट के बारे में अपडेट ले रहे थे। 5 सितंबर से 7 सितंबर आ गया। आज भी सिमरन के पिता सुबह में सिटी पुलिस स्टेशन आते हैं। इत्तेफाक से इस दिन थाने में ज्योति केस के बारे में लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि एक लड़की का शव मिला और दूसरी लड़की मरने वाले की दोस्त है और लापता। तो कहीं ना कहीं यह भी डाउट था कि सिमरन ने ज्योति का कत्ल किया होगा। इसी समय सिमरन के पिता थाने में पहुंचते किसी पुलिस ऑफिसर ने उन्हें ज्योति के शव की तस्वीर दिखाई। पिता थोड़ा ध्यान से फोटो को देखते। ज्योति का चेहरा तो पहचानने लायक था नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ तेजाब नहीं पहुंच पाया था वह जगह जलने से बच गई थी। इनमें कान के आसपास का एरिया था। सिमरन के पिता बड़े ध्यान से इस तस्वीर को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। इनकी पसीने छूटने लगते हैं। यह तस्वीर दिखाने वाले ऑफिसर से कहते हैं कि यह लड़की इनकी बेटी जैसी लग रही है। कान और गहरा बिल्कुल सिमरन के जैसा ही। तस्वीर में जो उसने कपड़े पहने हुए वैसे कपड़े मैंने कभी भी अपनी बेटी के लिए नहीं खरीदे और ना ही कभी कपड़े सिमरन को पहने हुए देखे। भगवान करे कि यह मेरी बेटी ना हो। एक पिता की यह बात सुनकर सिटी पुलिस ऑफिसर को भी कुछ अजीब लगा। यह ज्योति केस में काम कर रहे थे। ऑफिसर को इस बारे में बताते हैं। वो लोग भी सिमरन के पिता से मिलते हैं। पिता ने उन लोगों को भी चीज़ बताई। सिमरन के पिता की यह सारी बातें सुनने के बाद पुलिस के लिए एक और दिक्कत खड़ी हो गई कि एक लड़की की पहचान हुई। उसके घर वाले भी उसे पहचान गए। पोस्टमार्टम के बाद सबको घर वालों को सौंप दिया और उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया। इधर पता चलता कि एक और लड़की लापता है। उसके पिता दावा कर रहे हैं कि मरने वाली ज्योति उनकी बेटी है। अब सवाल खड़ा होने लगा कि क्या ज्योति के घर वालों ने अपनी बेटी को पहचानने में भूल की, लेकिन वह ऐसा क्यों करेंगे, या फिर सिमरन के पिता पहचानने में गलती कर रहे हैं। हर पल कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा था। अभी तक दोनों केस की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग पुलिस स्टेशन में चल रही थी। लगा कि इन दोनों केस में कुछ तो लिंक है, इसलिए इन्हें एक साथ मिलाकर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इस तरह से ज्योति और सिमरन के केस को जोड़कर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। एक बार फिर से दोनों लड़कियों के दोस्तों से पूछताछ किया जाता है। इस बार थोड़ी डिटेल में बातचीत की जाती है। इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानने की कोशिश की जाती है। पूछताछ करने पर इन दोस्तों से एक लड़के का नाम सामने आया। इसका नाम था कृष्णा कुमार। यह सिमरन वाले कॉलेज एसडी कॉलेज में बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था। साथ में एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम का इंचार्ज भी था। सिमरन ने किसी दोस्त ने बताया कि 5 सितंबर को कृष्णा ने सिमरन को फ़ोन किया, जिसके बाद वह लड़की 11 बजे यहाँ से चली गई। कृष्णा भी 5 सितंबर से कॉलेज नहीं आया। कॉलेज से कृष्णा के घर का एड्रेस मिलता है। यह पानीपत के गांव का रहने वाला था। एड्रेस मिलने के बाद पुलिस कृष्णा से पूछताछ करने के लिए इसके घर पर पहुंचती है। इसके घर वालों ने बताया कि 5 सितंबर से यह घर पर आया ही नहीं है। फ़ोन भी बंद है, क्योंकि कृष्णा सिमरन के कॉलेज में पढ़ता था और इसने ही सिमरन को कॉल करके बुलाया था। सिमरन ज्योति की दोस्त थी। शायद कृष्णा और ज्योति में भी कुछ कनेक्शन हो। यही बात सोचकर ज्योति के कॉलेज के दोस्तों से कृष्णा नाम के स्टूडेंट के बारे में पूछा जाता है, जहां एक और बड़ा खुलासा हुआ। ज्योति और कृष्णा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कृष्णा ने तो ज्योति के कॉलेज आर्या कॉलेज का फेक ID कार्ड भी बनवा रखा था, ताकि यह जब चाहे कॉलेज में आ सके, ज्योति से मिल सके। अभी तक कहानी इन दोस्तों के बीच में ही घूम रही है। एक टीम ज्योति के कॉलेज में पूछताछ कर रही थी और दूसरी सिमरन के कॉलेज में। एक लड़का मिलता है। यह BSc 3rd ईयर का स्टूडेंट था। इसका नाम था मंजीत। इसने भी एक हैरान करने वाला खुलासा किया। इसने बताया कि 5 सितंबर की शाम को कृष्णा ने मुझे GT रोड पर स्थित गौशाला मंदिर में बुलाया था। उसने कहा कि एक ड्रामा होने वाला है, हम लोग उसमें परफॉर्म करने वाले हैं, उसकी रिहर्सल करनी है, इसलिए तुम गौशाला मंदिर में आ जाओ। फिर मैं उसके टाइम पर वहाँ गया भी था, लेकिन मुझे फॉर्म भरना था, इसलिए कुछ देर रुकने के बाद मैं वापस चला आया। उनसे मैंने बोला कि थोड़ी देर में आता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। तो मैं दोबारा वहाँ पर गया, लेकिन वह जगह खाली थी, कोई भी वहाँ पर नहीं था। मैंने कृष्णा को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। फिर मैं अपने घर वापस लौट आया। मंजीत की बातें सुनकर पुलिस को याद आया कि उस लड़की का शव भी तो यहीं पर मिला था, जहाँ पर कृष्णा ने मंजीत को बुलाया था। गौशाला मंदिर में मिले हुए उस पर भी शक पैदा हो रहा था कि यह ज्योति है या सिमरन, या उसके कपड़े, मोबाइल और लीगल डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि सब ज्योति का है। उसके घर वाले भी यही क्लेम कर रहे थे, लेकिन 48 घंटे बाद 7 सितंबर को सिमरन के पिता सबकी तस्वीर देखकर कह रहे थे कि इनकी बेटी सिमरन की फ़ोटो। दोनों परिवारों के तर्क संतुष्टि भर रहे थे। यह भी सही बोल रहे थे और वह भी। इन सभी डाउट क्लियर करने का बस एक ही तरीका था, सबका DNA जांच करना। लेकिन सबका तो ज्योति के परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया।
लेकिन पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर सब कुछ प्रिजर्व करके रख लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर दोबारा से इसकी जांच कर सके। इस केस में अभी तक 8 सितंबर की डेट आ चुकी थी। पुलिस की पूछताछ सिमरन, ज्योति और कृष्णा के घर वालों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, कॉलेज के स्टाफ वगैरह से चल रही थी। सब जांच जो भी थे सभी कृष्णा और सिमरन को कातिल मानकर चल रहे थे और वह सब ज्योति का माना जा रहा था। कहीं से पुलिस को जानकारी मिली कृष्णा और सिमरन शिमला के किसी होटल में छिपे हुए हैं। जानकारी मिलते ही सुपरिटेंडेंट और पुलिस अपनी एक टीम को शिमला भेजते हैं। दोनों के होटल में ठहरे हुए हैं, यह नहीं पता था। हरियाणा पुलिस शिमला की लोकल पुलिस से मदद लेकर अलग अलग होटल की जांच करना शुरू करती है। सबके पास कृष्णा और सिमरन की फोटोज भी थी। इन्हें ढूंढते ढूंढते पुलिस शिमला की एक रॉयल होटल में पहुंची। रिसेप्शन पर फोटो दिखाकर उनसे पूछा जाता है कि रिसेप्शन से पता चला कि लड़का यहीं पर ठहरा हुआ है, लेकिन किसी दूसरे नाम से। अब बताए गए रूम के दरवाजे पर आते हैं, डोरबेल बजाते हैं। कुछ ही मिनट में एक लड़की दरवाजे को खोलती है। अभी तक पुलिस ज्योति को मृतक मानकर चल रही थी। इन्हें यह उम्मीद थी कि यहाँ पर सिमरन और कृष्णा साथ में होंगे, लेकिन जब सामने वाला दरवाजा खुला तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह लड़की वह ज्योति थी जिसके घर वालों ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। ज्योति के पीछे से एक लड़का दरवाजे पर था, यह कृष्णा था। पुलिस ने तुरंत दोनों को पकड़ लिया। इनके बचने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। इन्हें अब टेस्ट करके शिमला से हरियाणा लाया गया। रास्ते में इन्होंने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बता दी, जो भी इन्होंने किया। कहानी कुछ यूँ है कि वारदात के कुछ महीने पहले एक प्लेन के दौरान ज्योति और कृष्णा की मुलाकात हुई थी। ज्योति आर्या कॉलेज में बीए थर्ड ईयर की छात्रा थी और कृष्णा एसडी कॉलेज में बीए थर्ड ईयर का छात्र था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई। दोनों अब बालिग हो चुके थे। इनका प्यार अब इतना बढ़ गया कि ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। क्योंकि दोनों का कास्ट अलग अलग था, इसलिए इन्हें यह डर हो गया था कि इनके परिवार वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। और हुआ भी यही। जब इन्होंने अपने अपने घर पर एक दूसरे के बारे में बताया तो दोनों के घर वालों ने सीधे मना कर दिया। ज्योति ने आगे 2 बार अपने घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की। इधर कृष्णा ज्योति से शादी करने पर अड़ा रहता है। मजबूर होगा इसके घर वालों को मानना पड़ गया। अब कृष्णा के घर वाले शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन ज्योति के घर वाले कृष्णा को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। अगर दोनों भागकर शादी करेंगे तो ज्योति के घर वाले इन्हें नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद ज्योति को किसी क्राइम शो से आइडिया मिला कि अगर यह किसी तरह से अपने घर वालों को यकीन दिला दे कि यह मर चुकी है तो कभी उसके घर वाले इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर ये दोनों अपने परिवार से दूर एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकेंगे। घर वालों को अच्छे से यकीन दिलाने के लिए एक असली शव का भी इंतजाम करना था, ताकि इनके साथ साथ पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सभी लोगों को यकीन हो जाए कि ज्योति इस आइडिया के बारे में कृष्णा को बताती है। उसे भी आइडिया पसंद है। ऐसे ही सब की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर साथ रहना है तो दोनों परिवारों को यकीन दिलाना होगा, वरना ज्योति के घर वाले कृष्णा के घर वालों का जीना हराम कर देंगे। करीब 1 महीने तक ये दोनों प्लानिंग करते रहे कि क्या कैसे करना है। कृष्णा ने कहा कि यह लड़का और लड़की का इंतजाम करेगा, क्योंकि अपने कॉलेज में सबसे सीनियर था, इसलिए बाकी स्टूडेंट से कहता है कि मैं जल्द ही कॉलेज से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह पर मेरे जैसा काबिल स्टूडेंट चाहिए जो सब कुछ संभाल सके, क्योंकि कृष्णा को अपने शिकार के लिए एक लड़की और एक लड़का चाहिए था। इसलिए इसमें स्टूडेंट से बोला कि इस बार यह एक लड़का और लड़की को चुनेगा। ऐसे करके ही अपने कॉलेज में एक लड़के और लड़की को देखता है। कुछ ही दिनों में इसे बीए सेकेंड ईयर की सिमरन और बीएससी थर्ड ईयर का मंजीत मिल गया। कद काठी और शरीर के हिसाब से भी दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे। कृष्णा अब ज्योति को इसके बारे में बताता है। कृष्णा के कॉलेज में ड्रामा वगैरह भी होता रहता था। ज्योति इसकी कॉलेज में ड्रामा देखने के लिए आती भी थी। इसके इशारे पर ज्योति सिमरन से दोस्ती करती है। दोनों का प्लान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इनको अपना पूरा प्रेजेंट मिटाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी थी। इसलिए शिकार मिलने के बाद इनके प्लान का दूसरा चरण आता है। कृष्णा की बहुत लोगों से जान पहचान भी थी। इसने किसी की मदद से एक आधार कार्ड जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। प्लान के तीसरे चरण की सबसे खौफनाक कांड की इन्होंने जगह भी चुन ली थी, गौशाला मंदिर के उस कमरे में। कृष्णा के जान पहचान का कोई रहता था। उसे पता चला कि वह शख्स 3 दिन के लिए गौशाला नहीं आने वाला है। उसको कहीं जाना है, अगर वो आएगा तो भी देर रात तक पहुंचेगा। इस तरह से कत्ल की डेट रखी गई 5 सितंबर। प्लान के अनुसार सुबह के 11 बजे ज्योति सिमरन को एक प्ले के रिहर्सल के बहाने गौशाला के उस कमरे लेकर जाती है। उधर कृष्णा ने मंजीत को यही बात बोलकर के उस जगह पर बुलाया, पर मंजीत कुछ काम में बिजी था। यह शाम तक उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से पहले इसे फॉर्म भरने का ध्यान आया।
यह फॉर्म भरने के लिए चला गया। प्लान था कि मंजीत और सिमरन को साथ में ठिकाने लगाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मंजीत वहां पर नहीं आया। मंजीत ने खुद बोला कि इसे वहां पर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब धीरे धीरे शाम हो रहा था। ज्योति और कृष्णा की टेंशन बढ़ने लगी थी। अगर आज के दिन काम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, पता नहीं आगे मौका मिलेगा या नहीं। उन्हें लगा कि जो शिकार पहले मिला है उसे ठिकाने लगाना चाहिए, बाद में दूसरे को देखेंगे। प्लान के अनुसार कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया, सिमरन को पिलाया। इसमें नींद की दवा थी। सिमरन बेहोश हो गई। फिर ज्योति सिमरन को जमीन पर लेटाती है और पैर को जोर से पकड़ लेती है। इसके बाद कृष्णा ने इसका गला दबाकर इसे खत्म कर दिया। फिर ज्योति सिमरन के कपड़े उतारती है और अपने कपड़े उतारकर सिमरन को पहना देती है। सिमरन के कपड़े को इसने एक बैग में रख दिया और खुद दूसरे कपड़े पहन लिए। फिर ज्योति अपने पुराने आधार कार्ड, कॉलेज की ID कार्ड और मोबाइल फ़ोन को इधर उधर रखती है ताकि सभी को लगे कि यह ज्योति का शव है। अब ये दोनों मंजीत का इंतजार करने लगती हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। इनकी चिंता और भी बढ़ने लगी थी। इन्हें यह भी डर था कि कोई यहाँ पर आ ना जाए। बाहर आसपास लोग घूम रहे थे। कि रात में मंजीत यहाँ अकेले ना आकर किसी और को लेकर आए। अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सब सोचकर ज्योति और कृष्णा ने मंजीत को ख़त्म करने का प्लान कैंसिल कर दिया और सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागने के लिए ये लोग ट्रेन में बैठकर जीकरपुर जाते हैं। इस सुनसान इलाके में ज्योति सिमरन के कपड़ों वाला बैग फेंक देते। यहाँ पर दोनों एक रात रुकते हैं। यही इन्होंने मोबाइल फ़ोन भी खरीद लिए। अगली सुबह शिमला जाते हैं। यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद इन्हें कहीं और जाना था, लेकिन 8 सितंबर की शाम तक पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। 9 सितंबर को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीडिया के सामने पूरी कहानी का खुलासा करते दोनों अपराधियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। अब चार्जशीट दाखिल करते हैं और सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। 2019 से 2020 के दरमियान कृष्णा की जेल में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसको TB का भयंकर बीमारी लग गई थी। ज्योति को भी यह बात नहीं पता था। सेशन कोर्ट में करीब 26 लोगों की गवाही और सबूत सुनने और देखने के बाद 28 मार्च 2023 को कोर्ट ने ज्योति को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ में 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।